हेलो लाइशा सबिया, वॉइस आ रही है आपको? हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। वॉइस आ रही है आपको? यस मैम। लाइशा, आपको वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है? यस मैम। ओके ओके, चलिए। सॉलिड्स आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चंस वगैरह ट्राई किए थे उसके? यस मैम। बन रहे हैं सारे? चलिए, अब आपका अगला यूनिट स्टार्ट हो जाता है इसी का, फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या? फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोस्टैटिक्स आता है और दूसरा पोर्शन आता है आपका हाइड्रोडायनामिक्स। वो हम लोग दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। हाइड्रोस्टैटिक से शुरू करते हैं, ठीक है? देखिए, स्टैटिक्स का मतलब ही होता है, स्टैटिक्स का मतलब ही होता है रेस्ट। ओके, so the branch of physics which deals with the study of properties of fluid at rest is called hydrostatics. ठीक है? जब जब फ्लूइड रेस्ट में, इस जब भी इन केसेस में जो हाइड्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग की कंडीशन ये होगी, एक सेकेंड। हाँ, हेलो, ठीक है। इसमें कंडीशन यही होगी कि जब तक हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स में डील करें, जो हमारा फ्लूइड होगा वो मोशन में नहीं है, ठीक है, रेस्ट में रहेगा। उसके बाद जितनी प्रॉपर्टीज लगेंगी, जो लॉज लगेंगे, वो इसी के लिए वैलिड होंगे, रेस्ट पे होना चाहिए। अब देखिए, अच्छा, लास्ट ईयर आप लोग ने 11th, इसमें 11th में ही अभी आप लोग ने केमिस्ट्री में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स पढ़े हैं क्या, या अभी बचा है वो? मैम कर लिया। कर लिया है, ठीक है। उसमें आइडियल आइडियल ये सारे वर्ड, बहुत टर्म आपका यूज हुआ होगा उसमें, है ना? और फिर ये भी पता चला होगा कि आपको, आइडियल गैस इक्वेशन ये सब। हाँ, सब कर लिया है ना? हाँ, फिर आपको ये जल्दी समझ आएगा। देखिए, आइडियल फ्लूइड क्या होता है। एक फ्लूइड जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, a fluid which is incompressible is called an ideal fluid. This means that if a force is applied on an ideal fluid, there will be no change in its volume. उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है? अब देखिए, ये कहते हैं जैसे कि वाटर है, लिक्विड्स जो होते हैं, मोस्टली लिक्विड्स जो होते हैं, लिक्विड्स उसमें भी मोस्टली वाटर आता है। ये नियरली आइडियल फिट है। ये भी आप लोग ने उस केमिस्ट्री वाले इसमें आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी गैस जो होती है वो आइडियल गैस नहीं होती, जब भी आइडियल गैस हम इक्वेशन भी अप्लाई करते हैं। उसी तरह से कोई भी फ्लूइड Yes, एग्जैक्टली, हाँ, वो एक बस एग्जैक्ट आइडियल हाइपोथेटिकल होता है, वो हाइपोथेटिकल, एक्चुअल। यस, राइट, करेक्ट, ठीक है। उसी तरह से फ्लूइड भी कोई हमारा एग्जैक्टली आइडियल फ्लूइड नहीं हो सकता कि एकदम इनकम्प्रेसिबल हो ये। बट वाटर है, हम लोग बोलते हैं कि वो नियरली आइडियल फ्लूइड है। लेकिन अब देखिए, फ्लूइड में आपको मैं एक चीज बता दूं, फ्लूइड का मतलब, फ्लूइड दिमाग में हम लोग के सिर्फ लिक्विड आता है, बट इसमें दोनों आ जाते हैं। इसमें आप लिक्विड्स को भी कंसिडर करते हैं और गैसेस को भी कंसिडर करते हैं। तो लिक्विड्स तो ऑलमोस्ट नियरली आइडियल होते हैं, लेकिन जैसे एयर है, ठीक है, एयर होगी, वो आइडियल फ्लूइड नहीं होती, क्योंकि क्योंकि एयर का, आप बताइए, एयर को आराम से कंप्रेस कर दिया जाता है। कितने कितने इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइसेस, उसमें एयर को आराम से कंप्रेस कर दिया जाता है। सो सिंस एयर कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, सो दैट्स व्हाई गैसेस आर नॉट आइडियल फ्लूइड्स। लेकिन लिक्विड को हम लोग ले लेते हैं। तो खैर, इस चैप्टर में ये जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स है, इसमें हम लोग आइडियल कंसिडर करके ही आगे का पढ़ेंगे। अब देखिए, लिक्विड जो रेस्ट में होता है उसकी कंडीशन तो आपको समझ आ गई होगी। लिक्विड जो रेस्ट में होता है, फोर्स एक्सर्ट होता है लिक्विड पे हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बन रहा है। तो उससे आपका टॉपिक शुरू होता है, प्रेशर ऑफ द लिक्विड। अब देखिए, प्रेशर ऑफ द लिक्विड क्या है। जो भी हमारा परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है लिक्विड पे, जैसे मान लीजिए ये आपका कंटेनर है, ठीक, ये कंटेनर है आपका, इसमें वाटर या कुछ ऐसा फ्लूइड फिल है, ठीक है। इस पे मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट ओ है, ऑलराइट, एक पॉइंट ओ ले लिया हमने यहाँ पे, और इस पे ऐसे एक फोर्स लगती है, दिस इज द फोर्स एफ। अब देखिए,
ये फोर्स तो परपेंडिकुलर नहीं है लिक्विड के, ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स लेंगे। वेक्टर्स वगैरह तो अब तक अच्छे से पढ़ लिया होगा, साइन कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, ये तो अब पढ़ लिया होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, ये एंगल है, तो ये जो बेस लाइन होती है उसके साथ हम लोग बनाते हैं कॉस कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। और ये जो ऑपोजिट एंगल बचा थीटा का, जो ऑपोजिट, वो बन जाता है साइन थीटा। ये तो आप लोग को खैर पता ही होगा, सेकेंड टर्म से पहली फर्स्ट टर्म में वेक्टर्स वगैरह में क्लियर हो गया होगा आपका। खैर एफ साइन थीटा लगेगा। तो अब देखिए जो एफ फोर्स थी ये हमारी परपेंडिकुलर नहीं थी लिक्विड की, इसीलिए हमने उसके वर्टिकल कंपोनेंट निकाले, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिस एफ कॉस थीटा वुड कॉज द लिक्विड टू फ्लो, लिक्विड को फ्लो कराएगा। इससे अब देखिए लिक्विड फ्लो हो जाएगा तो क्या हाइड्रोस्टैटिक्स वैलिड है? नहीं ना, हमने हाइड्रोस्टैटिक की कंडीशन क्या थी, लिक्विड हमारा रेस्ट में होना चाहिए, तो कंडीशन वायलेट नहीं होनी चाहिए हाइड्रोस्टैटिक्स में। तो इसीलिए क्या करते हैं, एफ कॉस थीटा का इसका मतलब है जीरो होना चाहिए। एफ कॉस थीटा अगर जीरो है, इफ एफ कॉस थीटा इज जीरो, दिस मीन्स कॉस 90 is 0, so theta is 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री। तो यहीं से आपको पता चलेगा कि लिक्विड अगर रेस्ट में, ये एक स्मॉल डेरिवेशन टाइप ऑफ समझिए, इससे पता चल रहा है कि अगर लिक्विड रेस्ट में, इफ द लिक्विड इज एट रेस्ट इट ऑलवेज एक्सर्ट्स अ नॉर्मल फोर्स। ये जो 90 डिग्री बनाता है नॉर्मल फोर्स, हमेशा उस पर एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा सॉलिड सरफेस का जो भी कॉन्टैक्ट है उस लिक्विड से, ठीक है। So the forces acting on a liquid at rest are always perpendicular to the surface of liquid. तो यही ये जो फोर्स लगता है, ये जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है हमारा, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल वर्ड तो अब बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो गया है, नॉर्मल स्ट्रेस भी था, नॉर्मल स्ट्रेन भी था, तो उसी तरह से जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उस लिक्विड पे, जो लिक्विड रेस्ट पे है, एट द लिक्विड पे जो लग रहा है। अच्छा, कंडीशन ये है कि लिक्विड हमारा रेस्ट पे होना चाहिए। इसी नॉर्मल फोर्स का नाम है, साइंटिफिक नेम है थ्रस्ट। ये परपेंडिकुलर फोर्स होता है, थ्रस्ट बोलते हैं। सो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन भी लिखी गई है, द टोटल परपेंडिकुलर फोर्स या फिर थ्रस्ट, ये थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट रेस्ट on a unit area of surface in contact with it is called pressure of the liquid on the surface. Fine, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया इसका? Yes, ma'am. अब इसके बाद आपका आता है प्रेशर ऑफ द लिक्विड। अच्छा खैर, एक ये भी याद रखो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है प्रेशर की। अच्छा, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 8th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी बुक्स है हमारी, या जो भी आप लोग के स्कूल में चली होगी, यूजुअली 7th 8th छोटी क्लास में बताते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अभी देखा ना हमने, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया है। एक सेकंड, लेट्स आयशा जॉइन। हाँ लाइशा, नेटवर्क इशू था, आवाज आ रही है? हाँ लगता है यस नेटवर्क मैम, इशू। यस मैम, नेटवर्क इशू था। ओके ओके, देखिए प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, अभी हम लोग ने पढ़ा है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो अब देखिए अगर एरिया बढ़ेगा, जब जब एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और यही चीज उल्टी हो जाएगी अगर, क्योंकि प्रेशर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यही बेसिक चीज है। तो इसी में ये एप्लीकेशन नंबर 1 है कि नेल्स एंड पिन्स हैव पॉइंटेड एंड्स। जो हम लोग वॉल हैंगिंग्स करने के लिए, वॉल हैंगिंग्स वगैरह, पेंटिंग्स या क्लॉक, वॉल क्लॉक डालने के लिए स्क्रू डालते हैं ना वॉल्स पे, सो दे हैव पॉइंटेड एंड्स, दोस नीडल्स। क्यों? उससे क्या होता है, उनका एरिया बहुत कम होता है, ये वाला केस होता है, एरिया उनका बहुत कम है, बहुत फाइन पॉइंटेड एंड है, उससे क्या होता है, प्रेशर ज्यादा अप्लाई हो जाता है, तो अच्छे से एम्बेड हो जाती है नीचे जाके उसके, बिकॉज ऑफ द पॉइंटेड एंड, nails and pins have very small area. So a small force on the head, ऐसी होती है ना पिन, तो इस तरह की होती है,
So a small force on the head of the pin or nail will exert a considerable pressure. इतना amount आ जाएगा. So उसको अच्छे से drive in कर लेगा surface. तो ये एक आपकी application है. दूसरी आपकी है wide wooden or concrete sleepers are placed below the railway tracks. So because of this arrangement, ऐसा arrangement की वजह से area over which the weight of train acts, जितना weight train का लग रहा है वो जहाँ पे act करता है वो बढ़ जाता है. तो उस वजह से क्या होता है, एरिया बढ़ गया, ये वाला केस होता है, एरिया बढ़ गया पूरा, तो अब प्रेशर कम लगेगा. जो ट्रेन सरफेस मतलब अर्थ के सरफेस पे रेलवे ट्रैक्स पे जो ऑफर करते हैं उससे बस ये होता है कि सेफ्टी प्रोवाइड हो जाती है रेलवे ट्रैक्स के लिए. तो ये है. अगला एप्लीकेशन है आपकी बिल्डिंग्स हैव वाइड फाउंडेशन. बिल्डिंग हैव वाइड फाउंडेशन, उसी से भी यही होगा कि एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ओवर विच द वेट ऑफ द बिल्डिंग एक्ट्स इंक्रीज. ये वाला केस हो जाएगा फिर से. और फिर प्रेशर जो बिल्डिंग एक्सर्ट करेगी वो डिक्रीज हो जाएगा. तो वो भी सेफ्टी पर्पस के लिए ये है कि बिल्डिंग्स हैव वाइड फाउंडेशंस. फिर फोर्थ है इट इज पेनफुल टू वॉक ऑन रोड कवर्ड विद पेबल्स हैविंग शार्प एजेस. सिमिलर वही नेल वाला केस है, जो नेल वाला केस था वही है, बिकॉज द sharp edged pebbles have very small area, so therefore the weight of the body exerts considerable pressure on the pebbles through the feet. तो पैर होता है हम लोग का, उतना ही इक्वल रिएक्शन उस पर लगता है, तो इसलिए बहुत पेनफुल हो जाता है. इट इज पेनफुल टू वॉक barefooted on pebbles having sharp edges. ये वाला फोर्थ पॉइंट है आपका. इसके अलावा डायमेंशनल एनालिसिस वगैरह भी आप लोग देख लीजिए. एसआई यूनिट अभी स्ट्रेस भी पढ़ा था, उसमें भी ये बार बार यूज हो रहा था, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया है ना. तो देखिए प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया. अब देखिए उसके लिए एक चीज याद रखिए, प्रेशर जो है वो है स्केलर क्वांटिटी. प्रेशर जो है स्केलर क्वांटिटी होती है. अब इसकी यूनिट फिर एग्जैक्टली वही सिमिलर यूनिट फोर्स की यूनिट होती है. इसकी एसआई यूनिट जो हो जाएगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर. ये बराबर, इसको एक और टर्म बोलते हैं हम लोग पास्कल. ये तो एग्जैक्ट रेपिटेशन है, ये तो अब आप लोग को याद हो जाना चाहिए है ना. स्ट्रेस वगैरह में बार बार यूज होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया. उसके अलावा एक डायमेंशनल फॉर्मूला इसका याद रखना ना. याद क्या रखना, वो डिराइव हो जाएगा. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो और उसको एल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्योंकि एरिया का एल स्क्वायर होता है. तो हो जाएगा m l to the power -1 t to the power -2. ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला. इन तीनों चीज को कहीं नोट कर लो. ठीक है, ये तो नोट कर लिया होगा. कर दो, स्क्रॉल कर दो नीचे. Yes. ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम. देखिए कोई लिक्विड कॉलम क्या प्रेशर एक्सर्ट करेगा. प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम. देखिए मान लीजिए, अज्यूम कीजिए सिलेंडर के लिए बना देना. एक सिलेंडर है, ठीक है, कंसिडर दिस सिलेंडर. इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर में भी यूज हुआ था, वही क्रॉस सेक्शनल एरिया. ये जो क्रॉस सेक्शन जो सर्कल का एरिया होता है, ठीक है, अगर आप इसको टिल्ट करके देखोगे ये दिखेगा ना आपको, इस तरह से होता है ना, ऐसे ऐसे जाएगा पीछे की तरफ. ये दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है ए. ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है. इट इज फिल्ड विद अ लिक्विड. अज्यूम करो इसमें कोई लिक्विड फिल्ड है. इट इज फिल्ड विद अ लिक्विड. अच्छा ये है कि लिक्विड की यूनिफॉर्म डेंसिटी अज्यूम करी हमने. यूनिफॉर्म डेंसिटी मतलब डेंसिटी वेरी नहीं करी, एक वही कांस्टेंट डेंसिटी है. तो रो मान लिया डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी मान लेना. डेंसिटी वैसे लिक्विड की याद रखना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ठीक, अब देखो ये जो
फिल हुआ है यहाँ तक, सपोजिटली ये डिस्टेंस हुआ है, दिस इज एच, जितने हाइट तक वाटर फिल है। अच्छा ये याद रखो, एच जो है ये वो नहीं है, पूरा हाइट ऑफ कंटेनर नहीं है, सिलेंडर नहीं बना, जहाँ तक वाटर फिल हुआ है वो एच है। तो हाइट ऑफ वाटर कॉलम, ठीक, एच इज द हाइट ऑफ वाटर कॉलम। अब देखो प्रेशर क्या होगा। प्रेशर अभी हम लोग ने पढ़ा है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। अच्छा लॉज ऑफ मोशन से ये बात आपको याद होगी कि F इज इक्वल टू mg, जो ग्रेविटेशनल वेट के बराबर होता है ना। F इज इक्वल टू mg, अगर m मास है सिलेंडर का, m अज्यूम कीजिए m मास है उसका, सिलेंडर का मास ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर, सॉरी सिलेंडर का नहीं, जो लिक्विड है इसका m मास है, तो फोर्स mg होगा, एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा उस पर। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, mg डिवाइडेड बाय a, इसको इसमें पुट कर दिया। अब देखो मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, पता है? Yes, ma'am. है ना, ये हो जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। अब देखो वॉल्यूम को क्या लिखते हैं हम लोग, थिकनेस इनटू एरिया, थिकनेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे। थिकनेस तो इसमें इस केस में हाइट हो गई h, एरिया a है, ये आ गया वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम v, डेंसिटी हम लोग ने रो मानी है, तो m की वैल्यू भी आ गई। अब m की वैल्यू लेट अस पुट इन दिस इक्वेशन p के टर्म्स में, तो m की जगह हम लोग रखेंगे a h रो g डिवाइडेड बाय a। देखो ये एरिया और एरिया कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, प्रेशर क्या बचा, प्रेशर बचा h रो g, where h is the height of the water column और g is the gravity, acceleration due to gravity, और rho is the, what is the rho is the density of the liquid, ठीक है ये होता है। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट, अब देखिए क्या क्या चीजें आप नोट कर सकते हैं, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो साइज और शेप ऑफ कंटेनर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो अगर इस सिलेंडर की हाइट कुछ भी होती, आंसर तो हमारा वाटर कॉलम की हाइट से आ रहा है ना, एच तो हमारी एच है, तो वाटर कॉलम की हाइट है, सिलेंडर की हाइट कुछ भी हो जाए, वाटर कॉलम की जितनी हाइट रहेगी वही प्रेशर डिटरमिन करेगा। उसी तरह से शेप भी, इससे कोई फर्क नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें कोई शेप का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। उसके बाद ये पता चलता है कि P जो है H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो एज डेप्थ इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू h रो g, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। Yes, ma'am. अच्छा देखो इसमें ना अब एक लॉ आता है, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहते हैं पहले समझो। देखो पास्कल्स लॉ की जो डेफिनेशन है वो ये है कि an increase in pressure at one point of the enclosed liquid at rest is transmitted equally to every part of the liquid and to the walls of the container provided the effect of gravity is neglected। अब इसका मतलब समझो क्या है, ठीक है, ये तो लॉ है, ये स्टेटमेंट है, इसका मतलब पास्कल्स लॉ ये कहता है प्रेशर इंक्रीज किया आपने एक पॉइंट पे लिक्विड के, ठीक है, एक पॉइंट पे कोई लिक्विड कॉलम में कोई सिलेंडर में कहीं भी रखा हुआ है लिक्विड, एक वेसल में रखा हुआ है, ठीक है, उसका पी ए मतलब आप लोग डिफरेंस निकाल लो दो पॉइंट के बीच में, तो एच रो जी ही होगा। ये जो एच रो जी पी इज इक्वल टू हम लोग ने पढ़ा है ना कि एच रो जी, उसी के कॉन्टिन्यूएशन में ये है, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ ये कहते हैं कि जो प्रेशर होगा
वो हर पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट होगा। इंक्रीज इन प्रेशर, मान लो एक पॉइंट, ये एग्जाम्पल ले लो, ये आपका वेसल है, ठीक है, एग्जाम्पल समझ आएगा। मान लो ये वेसल है आपका, ठीक है, यहाँ पे इसमें वाटर फिल कर दिया, कोई फ्लूइड फिल कर दिया, इसको शट कर दो इस तरफ से, ठीक है। ऐसा मान लो एक वेसल है, ठीक है, इसमें वाटर फिल कर दिया। मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, ठीक, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 3A, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2A, और इसका उसका भी हाफ हो जाएगा। ए का मान लो A/2 है, अज्यूम कर लिया हम लोग ने, ठीक है, एरिया ही है, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन का एरिया है। तो अब इस पे जो फोर्स लगेगी ना, देखो पास्कल्स लॉ कहता है कि अगर एक जगह प्रेशर बढ़ा है, एक जगह प्रेशर बढ़ा है, लिक्विड प्रोवाइडेड है कि रेस्ट पे, ठीक है, तो वो जो प्रेशर है वो हर पॉइंट पे इक्वली पहुंचेगा। इसका मतलब है अगर यहाँ पे एफ फोर्स लग रही है, ठीक है, यहाँ पे एफ फोर्स लग रही है, ठीक है, इधर इस साइड, तो यहाँ पर एफ फोर्स नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि देखो पहले का प्रेशर, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 है, ये 4 है। पहले का फिर प्रेशर क्या हो जाएगा, F/A, ये हो जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट लो, अज्यूम करो अगर इस पे F फोर्स ही लग रही है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है, तो अब देखो ये तो P1 था, अब देखो P2 क्या होगा, P2 हो जाएगा F/3 है। ये दोनों तो सेम नहीं हो रहे, मगर पास्कल्स लॉ क्या कहते हैं कि इक्वली ट्रांसमिट होता है एवरी पार्ट पे प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल करने के लिए क्या यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब तो ये सेम हो जाएगा, 3F डिवाइडेड बाई 3A इज इक्वल टू F/A। इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी वो 3F फोर्स लग रही होगी। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट आप 3 ले लो, P3 पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसमें फोर्स अप्लाई करनी होगी। अब देखो इस पे फोर्स कैसे लगेगी, अगर इस पे F फोर्स लगेगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होता तब कोई डिफरेंस नहीं आता क्वेश्चन में, तो आप F फोर्स हर जगह अप्लाई करो, F डिवाइडेड बाई 2A, तो दिस इज नॉट इक्वल टू आइदर P1 और P2। सो क्या होगा, अगर इसको 2F से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, अब तो सिमिलर हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी ना वो 2F है। उसी तरीके से यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, F मान लो। तो अब जो पॉइंट 4 है, इस पे अगर हम लोग F A/2 लेंगे, ठीक है, F अगर हम लोग ने A/2 ले लिया, तो देखो F is not now P is not equal to P4 is not equal to P1 और P2 और P3। इसका मतलब है फोर्स हमें F/2 लेना है, तभी तो डिनोमिनेटर में ये 2 आएगा। अब सब इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स F/2 ऑटोमेटिकली लग रही होगी, क्योंकि अब ये समझ आया पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन क्या है। ये कहता है कि अगर प्रेशर एक जगह बढ़ रहा है, यहाँ से ये चेंज जा रहा है, तो वो जो इंक्रीज हो रहा है प्रेशर में वो हर पॉइंट में इक्वली ट्रांसमिट होगा। इसका मतलब अगर हाइट सेम है लिक्विड रेस्ट पे, तो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P4, प्रेशर आपका सेम होगा। ये है पास्कल लॉ, पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन। ये समझ आया आपको? जैसे एक एग्जांपल है, जस्ट कंसिडर एन एग्जांपल लाइक इफ द प्रेशर एट पंपिंग स्टेशन ऑफ अ सिटी, कोई वाटर सिस्टम जो होता है उसमें इंक्रीज हो गया 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से, जस्ट एज्यूम सिटी वाटर सिस्टम जो होता है, ठीक है, पंपिंग स्टेशन पे। सो देन द प्रेशर एट ऑल होम्स connected by these water lines to the pumping station also increases by 10 to the power 4, तो इक्वली उतने ही से इंक्रीज कर जाएगा, 10 to the power 4 से ही बढ़ जाएगा, ठीक है। सो इंक्रीज इन प्रेशर एट द स्टेशन कॉजेज एन इक्वल इंक्रीज थ्रू आउट द वाटर सिस्टम जो हो रहा होगा आपका वाटर सिस्टम। तो ये पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन है और ये एक एग्जांपल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
डन। Yes, ma'am. देखो अगला आता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है? देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट वो कार स्टेशन वगैरह कभी विजिट किया? कहीं कार स्टेशन वगैरह के बारे में पता होगा। उसमें जो पूरी पूरी कार उठती है तो मैनुअली थोड़ा ना उठती है, या फिर कोई मशीन के थ्रू नहीं होती। उसमें होता क्या है, इस तरह का एक एपरेटस होता है, ठीक है। इसे हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं। इसमें ना दो एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन होते हैं, एक ये होता है, एक नैरोअर होता है, एक वाइडर होता है, एक वाइडर होता है, ठीक। इसको एरिया A1 मान लेते हैं, इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2 अज्यूम कर लेते हैं। ये ए एरिया है। अब देखो होता क्या है, कार जो है ना, मान लो कार क्या, कोई भी लोड आपका, कोई भी लोड रखा हुआ है। कार तो एक एग्जांपल है जो हाइड्रोलिक लिफ्ट की वर्किंग से यूज होता है। एक एग्जांपल है, कोई लोड रखा हुआ है। अब होगा क्या, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंगली प्रेशर तो दोनों साइड सेम होगा, है ना। पास्कल्स लॉ तो यही कहता है ना, प्रेशर तो सेम होगा दोनों साइड में, इक्वली ट्रांसमिट होगा प्रेशर। अब क्या होगा, मान लो इस पे एक F1 फोर्स लगाई, F1 फोर्स लगाई, ठीक। एक अज्यूम कर लो कोई F1 फोर्स लगा लिया, तो ये जो लोड है ये F2 फोर्स से उठ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। यहाँ पे हम लोग ने डाउनवर्ड फोर्स F1 लगाई। तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंगली व्हेन डाउनवर्ड फोर्स F1 is applied to this similar piston, pressure of the liquid under this piston increases। प्रेशर हो जाएगा, P1 हो जाएगा F1 डिवाइडेड बाय A1। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ अभी क्या पढ़ा था, दिस इंक्रीज्ड प्रेशर, ये जो इंक्रीज्ड प्रेशर है, this increased pressure is transmitted to every part of the liquid including this second piston, ये दूसरा वाला जो है हमारे पास। मतलब आप क्या ये कह सकते हो कि ये जो प्रेशर P1 है, P1 is exerting force on P2, ये वाला, तो इसकी वजह से यहाँ पे F2 फोर्स जनरेट हो रही है। अपवर्ड फोर्स ऑन पिस्टन, ये जो F2 लग रही होगी, F2 में प्रेशर वही है, ये वाला P1 ही प्रेशर है इनटू इसका अपना एरिया A2, प्रेशर इनटू A2। अब प्रेशर P1 की वैल्यू आप डाल सकते हैं, P1 की वैल्यू है F1 डिवाइडेड बाय A1 इनटू A2, ये है फोर्स ऑन सेकंड पिस्टन। हुआ क्या, इसमें हुआ था पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन लगी है इसमें, ठीक है। अब देखिए मेन इसमें लॉजिक ये है कि A2 ये ब्रॉडर है, वाइड है, A2 is greater than A1। Since A2 is greater than A1, ये एरिया लोड वाला एरिया बड़ा है जहाँ पे हम लोग ने अप्लाई किया है। ये नैरोवर है, देखो ये नैरोवर, ये वाला नैरोवर है, दिस वन इज वाइडर। इस वजह से क्या होता है, ये जो फोर्स अप्लाई होती है F2 वो भी ज्यादा होगी F1 से। तो एक छोटी कम फोर्स की वजह से हमें लोग को ज्यादा फोर्स जनरेट मिल रही है। इस फोर्स अपवर्ड फोर्स की वजह से जो भी कार्स वार्स रखी होती है वो ऊपर आ जाती है। तो यही हाइड्रोलिक लिफ्ट एक एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ का, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? Yes, ma'am. देखो एक टॉपिक आता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये टॉपिक ये कहता है, देखो इनकी शेप्स डिफरेंट है, ये थोड़ा सा स्लैंटिंग है, ये ए शेप्ड है, ये बिल्कुल सिलिंड्रिकल स्ट्रेट है, यहाँ पे ये वी शेप्ड है। मान लो इसमें मैंने लिक्विड फिल किया, इधर भी लिक्विड भरा, वही सेम लिक्विड है, ऐसे पूरे कंटेनर में।
ठीक है ये। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा लिक्विड किस कंटेनर में? ये कौन बताएगा? सभी आप बताओ, सबसे ज्यादा लिक्विड किस कंटेनर में? देखो 4 कंटेनर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4. Which container has the maximum amount of liquid? Now 4. और लाइशा, आपके अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा किसमें है? मैम तीनों में इक्वल है, मतलब चारों में इक्वल है। चारों में इक्वल अमाउंट है। अच्छा, अच्छा मुझे बताओ फिर प्रेशर अगर चारों में इक्वल है तो चारों में जो प्रेशर लग रहा है वो सेम है कि डिफरेंट है? मैम सेम है। सेम है। सी एट फर्स्ट ग्लैंस, पैराडॉक्स मतलब तो पता होगा ना, जो चीज एकदम देखने में लगती है बट वो होती नहीं है। सो एट फर्स्ट ग्लैंस देयर अपीयर्स टू बी अ पैराडॉक्स हियर। इसमें ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है आपका। सो द वेट ऑफ द लिक्विड इज ऑब्वियसली डिफरेंट इन ईच सेक्शन। ठीक है, सब में डिफरेंट है वेट जो होता है उसका, क्योंकि मास डिफरेंट है। एंड सिंस लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द लिक्विड, एक रेफरेंस पॉइंट मान लो ये रेफरेंस लाइन है, इस पे डिपेंड करता है। इट वुड सीम दैट प्रेशर शुड बी डिफरेंट एट द बेस ऑफ सेक्शन। ऐसा लगता है ना कि प्रेशर इधर ऐसा लग रहा है ये तो इतना नैरोवर है, ये इतना नैरोवर है, ये उससे भी कम है, ये वाइडर है, ये सबसे ज्यादा है, दिस इज द वाइडेस्ट। तो प्रेशर डिफरेंट लगना चाहिए क्योंकि एरिया डिफरेंट है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया तो डिफरेंट है, ग्रेटर है सबका, वो डिफरेंट है। लेकिन क्या होता है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम सेम है सबकी, है ना, हाइट ऑफ कॉलम सबकी सेम है। तो उससे क्या होता है, जो प्रेशर लग रहा है इक्वल हो जाता है। असल में सब में प्रेशर इक्वल लग रहा होता है। P1 इक्वल्स टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P4। तो जो फर्स्ट ग्लांस में हम लोग को दिखता है ना, एक बार में जो दिखता है, ऐसा लगता है कि नहीं अमाउंट डिफरेंट है, इसमें प्रेशर डिफरेंट अप्लाई हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी, लिक्विड विल राइज टू द सेम लेवल रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द सेक्शन। चाहे इसका जैसा भी सेक्शन है, इसका अपर एंड वाइड है, बेस नैरोवर है, इसका ये सिलेंड्रिकल है, ये स्लाइटली टिल्टेड है। ठीक है, इस तरह की चीजें। सो वेट, ये कहते हैं कि जो बेस लग रहा होता है इस पे, weight of the water above the base together with the downward component। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर इस पे एक फोर्स mg लग रहा है, ऊपर एक रिएक्शन भी लगता होता है, नॉर्मल रिएक्शन भी आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, वो सब मिला के प्रेशर जो होता है अल्टीमेटली हमारे पास सेम होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी तो पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन है। अल्टीमेटली प्रेशर इक्वल ही तो ट्रांसमिट हो रहा है। The pressure of the liquid at all points on the base must be same। ये याद रखो, बेस की बात करें, बेस डिफरेंट लगता है ना। So the pressure of the liquid at all points on the base must be same। So the liquid will give rise to the same level regardless these shapes of the section। ये जो हाइट होगी सबकी ये सेम होगी, h। अगर इसकी हाइट है, इसकी भी हाइट h है, जितना वाटर ने राइजिंग किया है खुद को। ऑल राइट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? Yes, ma'am. देख, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन लिक्विड प्रेशर, जो हम लोग का फॉर्मूला था ना, P इज इक्वल टू एच रो जी। इसमें तो G भी आ रहा है, इसका मतलब G वेरी करेगा तो प्रेशर भी वेरी करना चाहिए। तो अब ये G आएगा, प्रेशर कैसे वेरी करेगा, वही टॉपिक है आपका कि व्हेन ग्रेविटी इज प्रेजेंट तब क्या होगा, व्हेन ग्रेविटी इज एब्सेंट तब क्या होगा। ठीक, जैसे अज्यूम कर लो एक ऐसे सिलेंडर है आपके पास, सिलिंड्रिकल एक वेसल है आपके पास कोई है, इस पे P1 फोर्स, इधर से P1 प्रेशर लग रहा है, F1 फोर्स लग रही है नीचे से,
F2 फोर्स लग रही है और प्रेशर लग रहा है P2, ठीक। इसकी हाइट है h। अच्छा देखो अब h हाइट क्यों लिया है इस पूरे की, क्योंकि जो लिक्विड है पूरा भरा हुआ है, लिक्विड पूरे में फिल है, तो उसकी हाइट है h। सो द डाउनवर्ड फोर्स F1, ये डाउनवर्ड फोर्स, अच्छा इसके अलावा एक और फोर्स रहेगा बीच में, एक mg भी तो लगेगा, वेट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक mg भी तो लगेगा इस पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में आप लोग ने, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। देखो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में क्या होगा आपको। तो देखो इसमें क्या किस किस तरह की वर्टिकल फोर्सेस एक्ट करी हैं। तो पहली वाली फोर्स, पहली फोर्स होगी आपकी डाउनवर्ड, जो F1 लग रही है। F1 तो सिंपली हो जाएगी प्रेशर इनटू एरिया, एरिया ए सेम रहेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने में एक सिलेंडर में तो एरिया चेंज होगा नहीं, ये सिमेट्रिकल होता है सिलेंडर। तो F1 विल बी P1 into A, ठीक। उसी तरह से दूसरी अपवर्ड फोर्स, ये तो डाउनवर्ड फोर्स थी, ये वाली जो अपवर्ड फोर्स है, the second one, this F2 will be equal to P2 into A, एरिया सेम है। उसके अलावा थर्ड फोर्स हमारे वो है mg, वो है कि weight mg of the liquid in a this considered cylinder with height h, ये है mg उसमें। अब देखो इसकी जो प्रेशर डिफरेंस है, फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ऐसे मान लो लिक्विड मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़े हम लोग, तो लिक्विड हमारा मूव नहीं करे, इतना तो हम लोग को पता है। इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम में है, पूरे सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो अब क्या होगा, वर्टिकली डायरेक्टेड फोर्सेस सब ऐड होके जीरो कर देंगी, जीरो हो जाएंगे ना, कैंसिल हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम में यही तो होता है, डाउनवर्ड फोर्सेस बैलेंस द अपवर्ड फोर्सेस, तभी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। तो F1 और mg की डायरेक्शन सेम है, तो इसको ऐड कर देते हैं, F1 प्लस mg, और F2 ऑपोजिट में है, तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम F2, ये जीरो आएगा, तभी तो हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। तो अब जब F1 की वैल्यू P1A रखो, P1A प्लस mg इज इक्वल टू, ये माइनस F2 इधर आके प्लस F2 बन जाएगा, P2A, ठीक, P2A हो जाएगा। अब देखो m की वैल्यू, जो मास हम लोग ने कैसे निकाला था, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, अभी इससे ऊपर वाले सेक्शन में निकालता ना, यहाँ ये रहा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्या आया था बच्चे, रो ए एच। वॉल्यूम याद है ना कैसे निकालता, वॉल्यूम निकलता है थिकनेस इनटू एरिया, एच हाइट हो गई, हाइट इनटू एरिया, हाइट और एरिया मल्टीप्लाई हो गए, और ये डेंसिटी थी। उसी तरह से यहाँ पर P2A mg भी हम लोग रख सकते हैं, mg की वैल्यू प्लस रो ए एच जी इज इक्वल टू P2A, या इसका कॉन्टिन्यूशन इधर लिखे हो। अब देखो क्या होगा, a सब में कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है a, अगर पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो, सब में a कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा P1 प्लस a चला गया, रो एच जी इज इक्वल टू P2, मतलब कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो G। ये बच के आया फाइनल प्रेशर डिफरेंस ऑफ दिस सिलेंडर लिक्विड कॉलम, ठीक है, H रो G। तो अब देखो जब ग्रेविटी प्रेजेंट होगी, so दिस इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है, दिस गिव्स द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन ग्रेविटी इज प्रेजेंट। दिस इज व्हेन ग्रेविटी इज प्रेजेंट, ग्रेविटी प्रेजेंट होगी तभी तो हम लोग का स्मॉल g आएगा। अब देख लो जस्ट इन केस ये ग्रेविटी नहीं प्रेजेंट होती है तो क्या होगा, ग्रेविटी नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब दिस g इज नेग्लेक्टेड, g इज नेग्लेक्टेड और एब्सेंट, सीधा व्हेन ग्रेविटी अगर एब्सेंट है। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0, यानी कि P2 is equal to P1. So therefore, in the absence of gravity, no pressure difference would exist between different points in the liquid.
वही ये वाला पॉइंट आपके लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी नो प्रेशर डिफरेंस वुड एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स इन द लिक्विड। ठीक है, ये क्लियर हुआ ग्रेविटी का इफेक्ट। देखो ग्रेविटी, जब ग्रेविटेशनल चैप्टर आपने पढ़ा था तब क्या था, क्या सिर्फ सिंपली ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट रह रही थी? ये भी पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन के डेप्थ के साथ वैल्यू जी की, हाइट के साथ वैल्यू देखी थी, वेरिएशन देखा था। उसके बाद और क्या था, ऑल्टीट्यूड के साथ देखा था, ये ऑल्टीट्यूड हाइट हो गया, शेप के साथ देखा था, ये सारी चीज देखी थी। मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो रहता नहीं है, इसका मतलब अगर जी कांस्टेंट नहीं है और फॉर्मूला में जी आ रहा है तो मतलब प्रेशर भी वेरी करेगा। तो ग्रेविटी नहीं होगी तो देयर वुड बी नो प्रेशर डिफरेंस। अगर ग्रेविटी होगी there would be pressure difference which would be numerically equal to h rho g। ये समझ आया कि नहीं? लाइशा, सबिया, रिस्पॉन्ड करो। यस मैम, आ गया समझ। आ गया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन करते हैं कुछ। ठीक है, वो नोट कर लिया, एक बार फॉर्मूला देखो। आई एम राइटिंग डाउन द क्वेश्चन, उसके बाद आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। फॉर्मूला देख। देखो बहुत इजी है क्वेश्चन। डायमीटर्स गिवन है, यानी आपके पास एरिया गिवन है। हाइड्रोलिक लिफ्ट किया था ना, ऐसे वाला जो था, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट थी। ऐसे एक वाइडर था, एक नैरोअर था। इसका एरिया मान लो A1 है, इसका मान लो A2 है। दोनों डायमीटर्स गिवन है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका डायमीटर आपके पास गिवन है। दोनों डायमीटर्स गिवन है, एक का फोर्स गिवन है। अच्छा, इसको चेंज मत करना, केजी वेट में ही आंसर निकालो। F2 निकाल रहे हो ना, उसको केजी वेट में निकालो। ट्राई करो, सिंपल कैलकुलेशन। चैट बॉक्स में लिख देना इसका आ जाए पहले।
मैम आंसर चैट बॉक्स में भेज दूँ? हाँ, चैट बॉक्स में दीजिए, चैट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। यस लाइशा, एकदम करेक्ट है आपका, ठीक है, यही आंसर। सभी आप भी 2 मिनट और लीजिए, ट्राई कीजिए, चैट बॉक्स में भेजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं आएगा तो वो भी लिख के भेज दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन यू। लाइशा आपका करेक्ट है। यस यस करेक्ट है, 7200 kg वेट होगा इसका आंसर। 7200 kg वेट आएगा। सभी यहाँ यूनिट का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि Yes. kg वेट को कन्वर्ट करना पड़ता है ना हमें 9.8 से मल्टीप्लाई करके। बाकी ठीक है, आप लोग का एक क्वेश्चन और बस कर लेते हैं, छोटा सा इजी है। देखिए, इसमें एक रेक्टेंगुलर टैंक गिवन है, उसके डायमेंशन गिवन है आपके पास, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब गिवन है। वाटर फिल किया है इसमें, वाटर की डेंसिटी भी गिवन है। ऐसे वाटर की डेंसिटी आपको लर्न भी होनी चाहिए, कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होती। 1000 kg/m³, 1000 kg/m³, ठीक है। अच्छा, आपको थ्रस्ट निकालना है। थ्रस्ट का फॉर्मूला याद कीजिएगा। थ्रस्ट कहाँ पे यूज होता है? प्रेशर। अच्छा, एक हिंट दे देती हूँ आपको, प्रेशर होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। यहाँ से आप थ्रस्ट निकाल सकते हैं। अब क्या क्या डेटा मिसिंग है वो ट्राई करो, चैट बॉक्स में आंसर बता देना।
देखिए एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आप जब एरिया निकालोगे, एरिया के किसका निकालना है, कैलकुलेट द थ्रस्ट एट द बॉटम। तो ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि डायमेंशन तीनों की गिवन है, लेंथ भी गिवन है, ब्रेड्थ भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। तो क्या क्या यूज होना है ये कैलकुलेट करो, एरिया निकालो, प्रेशर का फॉर्मूला भी पढ़ा है, प्रेशर रखो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको थ्रस्ट मिल जाएगा। लाइशा आपके आंसर की बस वेट हो रही है, सभी का आंसर आ चुका है, ठीक है, अब ट्राई कीजिए, 2 मिनट और है आपके लिए, देन आई एक्सप्लेन।
अच्छा सभी आप एक बार यूनिट चेक कर लीजिए अपनी, आपने यूनिट जो लिखी है। आप दोनों पास्कल में क्यों आंसर निकाल रही हैं? पास्कल तो प्रेशर आया ना, आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द थ्रस्ट, यानी ये आपको निकालना है। तो थ्रस्ट तो एक तरह का फोर्स होता है ना, परपेंडिकुलर फोर्स, इसकी यूनिट होगी न्यूटन। देखिए कैसे होगा ये। प्रेशर, सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया, ये निकालना है। नाउ सी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, अभी हम लोग ने पढ़ा था H रो G। तो हाइट क्या गिवन है? हाइट गिवन है 3 मीटर, 3 मीटर हाई है ना, तो 3 हो जाएगा ये 3 मीटर इनटू रो। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर है 10 टू द पावर 3, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्वेश्चन ने कहा है 9.8 है, हो जाएगा 9.8। ये पूरा सॉल्व करने पर 3 इंटू 9.8 हो जाता है 29,294, यानी कि 29.4 इंटू ये बचा पावर रह गई 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। तो कोई इसको मैं डायरेक्ट पास्कल लिखती हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, ये पास्कल है ना, पास्कल। ये प्रेशर आया आपका, ये आ गया आपका। अब चाहिए एरिया। अब एरिया तो बहुत हो सकता है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, एक वो एक एरिया आ जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट कर दो, वो उस साइड का एरिया आ जाएगा। ठीक है, हाइट इंटू लेंथ कर दो, जो थर्ड साइड बची उसका आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कैलकुलेट द थ्रस्ट एट द बॉटम, पूछा था क्वेश्चन, बॉटम लिखा हुआ था ना, तो एरिया ऑफ द बॉटम निकालोगे, आपको एरिया ऑफ द बॉटम निकालना है। अब देखिए, हाइट तो ऊपर होती है, जो ग्राउंड पे सरफेस, बॉटम पे जो सरफेस, ये जो 2D टच कर रहा होता है, वो तो एक स्क्वायर बनाता है, जिसका एरिया निकलेगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ये आएगा बेस का एरिया, जो बॉटम होगा ये जो बॉटम होगा, ये टच कर रहा है ना ग्राउंड को। बाकी ऊपर तो ऐसे हाइट है, ये हाइट गिवन है आपके पास 3 मीटर, तो इससे मतलब नहीं है ना आपको। अभी आपको ये बेस एरिया चाहिए, एरिया ऑफ बॉटम चाहिए आपको। जो साइड पूछी जाती है, मान लो एरिया ऑफ वॉल्स पूछता, तो तब आपको केयरफुली करना होता, तब सिर्फ ये नहीं होता, कोई शायद हाइट मल्टीप्लाई हो रही होती है लेंथ से। अभी आपसे पूछा है बॉटम का, तो देखो लेंथ गिवन है क्वेश्चन में, लेंथ तो कितनी गिवन है, 10 मीटर लॉन्ग है ना, 10 हो गया, और ब्रेड था 5 मीटर ब्रॉड है क्वेश्चन में, तो 5। सो ये आ गया आपका 50 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया, एरिया भी आ गया, प्रेशर भी आ गया, थ्रस्ट आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। प्रेशर है 29.4 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 50। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो थ्रस्ट आएगा, यानी जो नॉर्मल परपेंडिकुलर फोर्स होती है, ये कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू इसके आसपास आएगी 1.47 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन। यूनिट का ख्याल रखो, आप लोग दोनों ने मुझे भेजा है पास्कल में, पास्कल तो प्रेशर होता है ना, क्वेश्चन में तो हमसे थ्रस्ट पूछ रहे हैं। थ्रस्ट क्या हो जाएगा, ये इधर चला गया, वैसे मल्टीप्लाई, तो जो पहले क्या किया करो, फॉर्मूला लिखा करो, जो जो क्वांटिटीज मिसिंग है उसको निकाला करो। ये प्रेशर आया आपका, ये ये आपका प्रेशर आया है, ये आपका एरिया आया है, ये आपका थ्रस्ट आया है, फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आया ये? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? हम्म, नहीं समझ आया क्या? मैम आ गया। आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम।
स्क्रीनशॉट जो लेते हो उसको कहीं नोट कर लिया करो आप दोनों रिविजन के टाइम। देखिए अगला टॉपिक आता है आपका एब्सोल्यूट और गेज प्रेशर। तो देखिए लिक्विड एट रेस्ट की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तब तक लर्न हो गई होगी। ये लिक्विड एट रेस्ट ऑलवेज एक्सर्ट्स अ नॉर्मल फोर्स यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स ऑन द सरफेस इन कांटेक्ट विद इट। फिर ये सारी प्रॉपर्टीज आपको कुछ समझ आ गई होगी। इफ एन एक्सटर्नल फोर्स कॉजेज एन इंक्रीज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट in an enclosed liquid, every point in the liquid experiences the same pressure change। वही पास्कल्स लॉ था आपका, इतना हम लोग ने कर लिया है। अब एक टॉपिक आता है आपका गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। अब देखो गेज प्रेशर क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एयर का हम लोग लेते हैं उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी एटमॉस्फेरिक है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा एयर नॉर्मली बिना हम लोग रिलेटिव किसी चीज के नहीं लेते हैं, नॉर्मल जो एयर हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो एक टर्म आता है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, एक टर्म आता है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर समझो क्या होता है। देखो किसी जब क्वांटिटी को हम लोग कंपेयर करते हैं ना तब ये टर्म आता है रिलेटिव। जैसे रिलेटिव वेलोसिटीज, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब किया होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी था। मोशन प्रोजेक्टाइल भी जो आपने किया होगा मोशन इन 2D उसमें भी रिलेटिव मोशन था। तो रिलेटिव होता है जब किसी के साथ हम लोग करते हैं। जैसे ये पढ़ा था ना वेलोसिटी इस डायरेक्शन जा रही, दूसरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन, तो इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। एक तो ये होता है, दूसरा होता है जो अपनी वेलोसिटी है इसकी, एक पर्टिकुलर बॉडी की खुद की वेलोसिटी है जिससे वो मूव कर रहा है, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। वही केस है प्रेशर में। एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर होता है जो हमारा, एक तो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उसके रेफरेंस में जब आप निकालते हो तो वो रिलेटिव होगा। एब्सोल्यूट प्रेशर होता है जब आपका कोई रेफरेंस नहीं है। एक्चुअल प्रेशर जो होता है, मतलब एक्चुअल प्रेशर जो होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर का लिटरल मतलब है एक्चुअल प्रेशर। पास्कल्स प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद जो हर पॉइंट पे टोटल प्रेशर जो अप्लाई होता है फ्री सरफेस पे, टोटल प्रेशर एट द फ्री सरफेस, टोटल प्रेशर एट द फ्री सरफेस, ये होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एक है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपका एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है, दूसरा है एब्सोल्यूट प्रेशर जो एक्चुअल प्रेशर लग रहा है। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, दोनों प्रेशर डिफरेंस, उसे बोलते हैं गेज प्रेशर। The difference between the absolute pressure and the atmospheric pressure is called the gauge pressure। मान लीजिए, मान लो यहाँ पर गेज पीजी, मान लो गेज प्रेशर, ठीक है, पीजी है गेज प्रेशर, पी ए है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर। तो अब देखो पीजी जो होगा यानी कि गेज प्रेशर, वो होता है डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा ऐसे कर लो, ये बेटर है, पीए को एटमॉस्फेरिक कर लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पी है
सिर्फ P विदाउट एनी सबस्क्रिप्ट, ये है एब्सोल्यूट प्रेशर। ये मानते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो गेज प्रेशर होगा, इट्स द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि P माइनस PG। PG है गेज प्रेशर, P है एब्सोल्यूट प्रेशर, PA है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो होगा ये इक्वल हो जाएगा H रो G के बराबर, H रो G के। तो जब भी एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना हो क्वेश्चन में अगर गिवन हो, देखो जो अभी पीछे पड़ा था ना H रो G, उसी का ही एक्सटेंशन है। पीछे जो H रो G पड़ा था ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, उसी का एक्सटेंशन है। तो P हो जाएगा PG प्लस PA, जो टोटल प्रेशर होता है, टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर लगता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी प्लस गेज प्रेशर। तो याद रखो कभी भी क्वेश्चन में अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, नहीं भी गिवन है, PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको ऐड करना पड़ेगा, PA प्लस H रो G जो नॉर्मली हम लोग ऐड करते हैं। ये बहुत यूज होगा क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी लिख लो, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होती। 1.1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है। अच्छा देखो, कभी कभी 10 टू द पावर 5 से सीधे आंसर आ जाता है, कहीं कहीं पे 1.01। तो आप लोग ऑप्शन या आंसर वगैरह के रेफरेंस में देख लेना, कभी कभी खैर उससे उतना डिफरेंस नहीं आता। जो लिटरल इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है, इतना अमाउंट ऑफ, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इतना पास्कल एटमॉस्फेयर हम पे एक्सर्ट करता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर न्यूमेरिकल करो इस पे कैसे आता है। पहले इसका ले लो। आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी गिवन है, हाइट गिवन है, क्या क्या निकालना है, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, गेज प्रेशर निकालना है।
एटमॉस्फेरिक ऑलरेडी गिवन है, तो अभी फॉर्मूला पढ़ा है ना, अभी जो पोर्शन पढ़ा है, और प्रेशर नॉर्मल प्रेशर निकलेगा जिससे पहले पढ़ा था। आंसर निकाल के चैट बॉक्स में भेजो।
चलो देख लो, इधर स्क्रीन पे देख लो, बाद में ट्राई करना। ये पढ़ा था अभी फॉर्मूला, P इज इक्वल टू PA प्लस H रो G। P मान लो, P हम लोग ने क्या माना था, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इस केस में ये हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द बॉयलर, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द बॉयलर। ये अभी जस्ट पढ़ा है ना हमने वाला फॉर्मूला, ये वाला, ये वो ये। अब देखो आगे कैसे होगा, अब एक एक डेटा बस पुट करना है, कैसे निकलेगा। PA गिवन है क्वेश्चन में 1.01 into 10 to the power 5 pascals। H गिवन है 12 meters, एक्सपेंशन टैंक 12 मीटर अबव द बॉयलर लिखा है ना, तो H इज इक्वल टू 12 मीटर। रो, अब देखो यहाँ पे नहीं गिवन है डेंसिटी ऑफ वाटर, तो तुम्हें कहा था ना डेंसिटी लर्न कर लो, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब क्या बचा, जी की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, .8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारे डेटा गिवन है, एब्सोल्यूट प्रेशर आने के लिए तो हो जाएगा 1.01 into 10 to the power 5 प्लस 12 into 1000 into 9.8, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू। इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.19 into 10 to the power 5 पास्कल्स के इक्वल। ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। दूसरा पार्ट क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। देखो गेज प्रेशर कैसे निकलेगा, PG। गेज प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, इट्स द प्रेशर डिफरेंस, इट्स द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 2.19 into 10 to the power 5 हो गया ये वाला एब्सोल्यूट, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.01 into 10 to the power 5। तो 2.19 में से 1.01 यानी 1.18, तो ये हो जाएगा 1.18 into 10 to the power 5 पास्कल। देखो कैसे किया था, ये फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट प्रेशर का, और गेज प्रेशर का ये फॉर्मूला होता है, ये डेफिनेशन होती है। तो यहाँ से हम लोग का आया था ये वैल्यू है आपका गेज प्रेशर, ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ आया ये, डाउट है इसमें कोई? लाइशा, मैम समझ आ गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोनों।